बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। बहुत सारी खबरें जमा हो चुकी हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। ओवर द वीकेंड भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे फुटबॉल से और वहां पर यूरोस डिस्कस करेंगे जिसकी सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है और बड़े ही ज़बरदस्त क्वार्टर फाइनल्स हमें देखने को मिले। कुछ मायूसी भी हुई, कुछ टीम्स जो थी वो लग रहा था कि क्वालिफाई कर जाएंगी सेमीज़ में, ख़ास तौर पर तुर्की की अगर बात करें, लेकिन खैर इट वाज़न्ट द केस। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज़बरदस्त मुकाबले हुए। स्पेन ने जिस तरह जर्मनी को मात दी, उन्होंने आगे अपनी जगह बनाई। उसके बाद फ्रांस ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया और क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद फ्रांस क्वालिफाई कर गई। इसके अलावा इंग्लैंड का एक शानदार मुकाबला हुआ, उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा क्योंकि बहुत सारी नज़रें साउथगेट पर थी। इंग्लैंड किस तरीके से परफॉर्म करेगा और ख़ास तौर पर आई थिंक जो इक्वलाइज़र था दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट गोल्स जो अभी तक हमने यूरोज़ में देखा है। फिर पेनल्टीज़ और ख़ास तौर पर मेरे ख्याल से इस मैच में पिकफोर्ड वाज द रियल हीरो। अगर आप इस मैच को डिटेल में एनालाइज करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही इंग्लैंड की। और जैसा कि मैंने कहा, दूसरी तरफ थोड़ी सी मायूसी ज़रूर हुई कि हमने देखा कि तुर्की क्वालिफाई नहीं कर सका। तो अब सेमीफाइनल लाइनअप जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा, इंग्लैंड नेदरलैंड से खेलने जा रही है। कौन बनेगा यूरो का चैंपियन ये तो वक्त ही बताएगा। साथ साथ कोपा भी चल रहा है, वहाँ पर भी सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हुई हुई है। तो फुटबॉल बहुत ही शानदार जा रहा है। इसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जहाँ पर बहुत सारी खबरें आ रही हैं। आज भी एक इजलास हो रहा है, उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन डोमेस्टिक और वुमेंस क्रिकेट के मुआवजे में इजाफा हो चुका है। माली बजट 2024 और 2025 का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसकी मंजूरी दे दी गई है, उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025, क्योंकि हमने बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की थी, स्टेडियम्स थे लाहौर, कराची और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा था कि इसको अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फेज से गुजरना है। रीस्ट्रक्चरिंग होगी, रीडेवलपमेंट होगी इन तीनों ग्राउंड्स की, शायद कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके लिए एक बजट जो है वो अब सामने आ चुका है। 12 अरब 80 करोड़ रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं लाहौर, कराची और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। तो आई थिंक एक बहुत ही खुशाइन इकदाम है। बहुत अरसे से हम ये बात कर रहे हैं कि ना सिर्फ आपने एग्जिस्टिंग जो वेन्यूज़ हैं उनको बेहतर करना है, बल्कि जो आपको वेन्यू की तादाद है वो भी अब बढ़ानी होगी पाकिस्तान में अगर आप क्रिकेट इंप्रूव करना चाहते हैं। तो इस पर ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद चेयरमैन पीसीबी की हिदायत पर क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट का आगाज़ है, उसमें भी ज़रूर बात करनी है। ट्रायल्स में खिलाड़ियों की फिटनेस जांचने के लिए 4 टेस्ट किए जा रहे हैं, तो ये टेस्ट हम एनालाइज करेंगे। इस पर हमने पिछले शोज़ में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में गुफ्तगू की है कि अब आपको एक इसको रिगरस प्रोसेस नहीं बनाना बल्कि एक कल्चर इस्टेब्लिश करना है। अगर आप इमीडिएटली एक बूट कैंप की शक्ल में जाएंगे तो आप उस तरह के रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। और फिर क्योंकि कहा गया है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फिटनेस से लिंक किए जाएंगे, तो उस पर देखना है कि कैसे प्रोसीड करेगा। और उसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तानी बॉक्सर की। आफरीदी हैं जिनकी बड़ी कामयाबी है, उन्होंने भारतीय बॉक्सर को आउट क्लास किया है और एशियन चैंपियन बन गए हैं। इस बार आई थिंक बॉक्सिंग में बहुत ही अच्छी खबरें आई हैं, चाहे वो उस्मान वज़ीर हों, चाहे और कुछ बॉक्सर्स हों। जिस तरह हम इनकी बात करें, शहीर आफरीदी की बात करें, इनकी भी बड़ी ज़बरदस्त फाइट रही। तो बहुत सारी अच्छी खबरें आई हैं बॉक्सिंग में। विदाउट इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं है, फिर भी ये बॉक्सर्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए भरपूर कारकर्दगी इंटरनेशनल स्टेज पर दिखा रहे हैं। तो ना सिर्फ इनकी कारकर्दगी को सराहना है, बल्कि आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम इनके लिए आवाज़ उठाएंगे। इनको एक आई थिंक थ्रू आउट द ईयर एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है और उस तरफ अब स्पॉन्सरशिप और कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को भी इनका साथ देना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का और पैनल का आपसे तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले मैं ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड इंटरनेशनल प्रेजेंटर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करिए। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर हैं, एक्सपर्ट भी हैं, स्पोर्ट्स के मैनेजर भी हैं, कोच भी हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर भी फाइज रहते हैं जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं। सईद मोहम्मद अवैस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक ऐसे साहब है जिनका ताल्लुक फुटबॉल से रहा है, चाहे वो ग्रास रूट फुटबॉल हो या फुटबॉल के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाना हो, सेनेट की कमेटी हो, पार्लियामेंट हो, जहाँ पर भी मौका मिला है इन्होंने पाकिस्तान के फुटबॉल के लिए आवाज़ उठाई है। मुबशिर संजरानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब आप? बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। यूरोप में जाने से पहले एक बड़ी अहम डेवलपमेंट चल रही है, वैस के पास उसकी लेटेस्ट अपडेट है। जैसे कि हम सब जानते हैं समीना बेग के लिए पूरी कौम दुआ को है, लेकिन वैसे आपके पास एक अपडेट है, मैं चाहूँगा वो शेयर कर दें तो फिर हम टॉपिक्स की तरफ जाएं। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपने अच्छा किया क्योंकि इसमें मेंशन भी किया है, सब लोग उनके लिए दुआ को भी हैं, हमारी हीरो भी हैं। आपको पता है पहली फीमेल मुस्लिम टैम्बर भी है जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम पाकिस्तान का रोशन किया है। अपडेट यह है कि बेहतर है पहले से, इस वक्त वो मौजूद थी K2 पे, अभी उन्होंने सर करना था,
क्लाइमेटाइजेशन के लिए आपको पता है वहाँ पर कुछ आप मंथ स्पेंड करते हो, लेकिन उनको बुखार हुआ, फिर उसके बाद जो एक सांस का उनको एक इशू, क्योंकि आपको पता है वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, वो उनको जब सामना करना पड़ा, तो जब उनकी हालत ख़राब हुई, अनफॉर्चुनेट है यहाँ पर जब हम इसके बारे में मैं बात करता हुआ आया हूँ और बार बार बात करूँगा इस पर, हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि वन ऑफ द डेडलीस्ट स्पोर्ट्स ज़रूर है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स दुनिया के अंदर है, पाकिस्तान में खासकर की बात करें। इसमें हमारे बहुत से कोपैमा जाते हैं, हमारे बहुत से पोर्टर्स इसके अंदर जाते हैं जो कि जान की बाजी हारते हैं, लेकिन कभी भी उनका नाम अहमद भाई नहीं आता टीवी के ऊपर, अनफॉर्चुनेट इस चीज़ को। अगर समीना की बात करूं तो समीना को एयरलिफ्ट यहाँ तक कि सपोर्ट अवेलेबल नहीं थी। जब उनको जिस वक्त अपना ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, उसके बाद जो डॉक्टर हैं, यहाँ तक कि जो सपोर्ट स्टाफ था, उन्होंने खच्चर के ऊपर उनको जाके 7 घंटे का रास्ता था, उनको वो प्रोवाइड किया गया। वहाँ से लेके आते हुए टीम जो थी वो बीच में स्टक हो गई, अस्कोलियो लालीगा कुछ ऐसे एक इलाके का नाम है, वहाँ 3 घंटे वो स्टक रहे हैं क्योंकि तूफान बहुत शदीद था, वहाँ पर वो आगे जा नहीं सकते थे। लेकिन हैट्स ऑफ टू द पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने फिर एयरलिफ्ट प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया और अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। लेकिन इस सारे मामले पे मैं पहले भी इस पे आपके प्रोग्राम से सना मेरे साथ ही बल्कि उस दिन भी शो पे बैठी हुई थी, मैं इस चीज़ पे हाईलाइट करता हुआ, जहाँ हम बात करते हैं पाकिस्तान कोपैमा की बात करते हैं, लिटरली हैट्स ऑफ उन हीरोज़ को है, समीना बेग जैसे हैं, पोर्टर्स हैं, इन पे बहुत काम मैंने किया है। ये लिटरली जान की बाजी हारते हैं लेकिन कभी भी स्टेटमेंट नहीं बनते। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं इस वक्त, क्योंकि क्लाइंबिंग सीजन आपका K2 की बात करें, नांगा पर्वत की बात करें, बहुत से आपके बेस कैंप इस वक्त भरे हुए हैं, लेकिन इवैक्यूएशन ना होने की वजह से, एमरजेंसी रिस्पांस यूनिट ना इतना प्रोएक्टिव होने की वजह से ये स्पोर्ट्स आपका डाई हो रहा है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान को अल्लाह की ज़ात ने इतनी खूबसूरती से नवाजा है कि लिटरली हमें कदर करनी चाहिए, वरना आने वाली जो जनरेशन है इस स्पोर्ट्स से आपका मुंह मोड़ लेगी। बिल्कुल, ये आप स्क्रीन पर मुलाहिजा भी फरमा रहे हैं, जैसा कि कहा गया सना कि अब स्टेबल कंडीशन में लग रही हैं समीना बेग, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पूरी कौम दुआगो थी, पाक आर्मी की भी फिर अब बात करते हैं, जिस तरीके से उनकी सपोर्ट इनको हासिल रही। अब ऐसी बात तो ठीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से ये पहला हादसा ना होता, खुदा ना खास्ता अगर ये हो जाता जो ऐसे पेश है। बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। समीना को मैं पर्सनली जानती हूँ और बड़ी इंस्पिरेशनल खातून है ये पाकिस्तान के लिए, और एक जिनको हमने सोचा है सिर्फ बाहर चढ़ते हुए उनको इस हालत में देखना मुश्किल लग रहा है। आई होप कि अब जैसे अवैस बता रहे हैं कि क्रिटिकल उससे बाहर आ चुकी हैं, तो शुक्र है, वरना पिछले 3-4 दिन ऑब्वियसली सबकी काफ़ी परेशान गुजरे थे। और यही बात है कि जितना हम इन चीज़ों को डेवलप करेंगे, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, हर स्पोर्ट्स को उठा लें, आपके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट जगह हैं, वहाँ पर जिस मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है एक्सीडेंट्स की, उसको हम कम कर सकते हैं। आप एक्सीडेंट्स को ऑल टुगेदर या इस तरह के इंसिडेंट्स को कि किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, मौसम ख़राब हो जाए, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आपके स्ट्रक्चर्स ऐसे हों, पोस्ट के ऊपर फैसिलिटीज़ ऐसी हों कि हम कम से कम डैमेज में रोक सकें। तो समीना तो क्योंकि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जानी जाती हैं, तो एयरलिफ्ट भी आ गया और सब चीज़ें उन तक पहुंच गई। शुक्र है कि मौसम ही एक मेन रुकावट था, पर जिस तरह ये कोपैमा और जो बाकी उनके साथ स्टाफ है उनकी बात करें, उनके लिए इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती। तो जितना हम स्ट्रक्चरली इन स्पोर्ट्स के ऊपर भी काम करेंगे और वहाँ पर ऐसी चीज़ें परमानेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे ताकि कोई भी वहाँ पे जाता है तो उसके लिए वो सॉल्यूशंस हो, वेदर वो एक माउंटेनियर है या वो पोर्टर है, जो भी हो, तो आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है। और बस दुआएं हैं समीना बेग के लिए, उनकी फैमिली के लिए कि वो जल्दी रिकवर करें। बिल्कुल जी, हम सब दुआगो हैं स्पोर्ट्स 360 से, पाकिस्तान टेलीविजन से, पूरी कौम की दुआएं समीना बेग के साथ हैं और उम्मीद यही करते हैं, जैसा कि अवैस ने भी आपको आगाह किया, कि वो अब स्टेबल कंडीशन में है और उम्मीद की जाती है कि वो जल्द से एहतियाब होंगी। और ये मसला एट लार्ज हमें मेरे ख्याल से इस पर रेगुलरली एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जब हम इन चीज़ों की बात करें, जिसकी निशानदेही आज की गई है। फुटबॉल पर आते हैं, बड़े ही ज़बरदस्त क्वार्टर फाइनल्स हुए, सेमीफाइनल लाइनअप यूरोस की पूरी हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले मुबशिर तमाम नज़रें क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे थी। बार बार उनके ट्वाइलाइट की बात की जाती है, बट ही सरपासेस एक्सपेक्टेशंस। लेकिन जिस तरीके से ये सेमीफाइनल हमने देखा है, ख़ास तौर पर ये जो स्पेनिश नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फुटबॉलर्स है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, इस दफ़ा बड़ा सरप्राइज़ मिला है मैचेस के दौरान यूरो की, नो डाउट। और जो प्लेयर्स के साथ एक्सपेक्टेशंस थी वो भी बिल्कुल डिफरेंट हुए। आप देखें कि क्रिस्टियानो ने पूरे इस इवेंट में गोल नहीं किया मैच के दौरान, पेनल्टी भी मिस की, उसके अलावा बहुत अच्छे चांसेस है। ही वाज नॉट एट दैट लेवल जिसको हम सब देखते हुए, और सऊदी लीग में टॉप स्कोरर था। बाकी फ्रांस से बात करें, सुपर मबापे, उसने भी कोई गोल नहीं किया अभी तक। सरप्राइज चीज़ जा रही है, ड्राई से चल रहा है, एग्जैक्टली ड्राई से है। और बाकी अगर मैचेस देखें, अगर स्पेन की बात करें, ऑफ कोर्स मेरी फेवरेट टीम स्पेन ही है इस पूरे टूर्नामेंट में।
और यंग हैं और उन्होंने कोई ऐसा मैच नहीं है जो पेनल्टीज़ में लेकर गया हूँ। तो ऑफ कोर्स बड़ा सरप्राइज है क्रिस्टियानो, वी कैन अंडरस्टैंड प्रेशर भी होता है एज ए प्लेयर, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप इतने बड़े इवेंट में परफॉर्म ना गाड़ी करें सही सलामत यहाँ से इधर ना जाए। ऐसे ही है। लेकिन बिकॉज यू आई नो यू पर्सनली, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, स्पेनिश फुटबॉल तो इज़ वन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। क्या इम्प्रूवमेंट आपने देखी है? क्योंकि स्पेनिश गोल्डन जनरेशन की बात की जाती थी, फिर उसके बाद एवरीबडी वाज एक्साइटेड टू सी कि ये उससे एक ट्रांजिशन फेज में कैसे जाएंगे। जो आप फुटबॉल देख रहे हैं, व्हाट हैज़ मेड देम सो सक्सेसफुल? क्या देखा है आपने? देखिए, दिस इज़ वेरी सरप्राइज, और मैं समझता हूँ ये कि जितनी बड़ी टीम्स हैं उनको स्पेन को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप इन्होंने विन किया था, आई वाज इन स्पेन उस दौरान, जिसमें चावी, पुजोल, बड़े बड़े प्लेयर्स थे। ज़ाहिर सी बात है वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अगर पूरी इस टीम की बात करें, इस मौजूदा जो स्पेन की टीम है, इसमें यंग प्लेयर्स हैं। आप देखें 17 ईयर्स के भी प्लेयर्स ऑफ कोर्स, और उस लेवल में खेलना और बहुत ज़बरदस्त है। तो स्पेन के पास जो एडवांटेज ओवरऑल आ रहा है, यंग प्लेयर्स हैं, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है, और उन्होंने जो है ना, अगर डिफेंस की बात करें तो दे वर द टॉप ओवर हियर जो डिफेंस लाइनअप किया है। आप सोचें कि स्पेन ने अभी तक इस तरह का कोई भी मैच नहीं जाने दिया। आई थिंक जर्मनी को हराना वाज अ बिग स्टेटमेंट इन दिस यूरो। ऑफ कोर्स इट वाज अ होम ग्राउंड था उनका और बहुत प्रेशर था, लेकिन आई वाज प्रेडिक्ट, मेरा था कि स्पेन इज़ गोइंग टू विन, क्योंकि जर्मनी में भी ज़ाहिर सी बात करें तो उसमें कोई 3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका अप टू लेवल नहीं था, लेकिन क्रॉस ऑफ कोर्स उसका लास्ट यूरो था। और लेकिन जर्मनी सरप्राइज़, और मुझे पता है कि वो एक ऐसी कौम है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। यानी अभी तक तो मुबशिर की बातों से लग रहा है कि ये यूरो जो है वो बार्सिलोना लेकर जा रहे हैं, बट डेफिनेटली टाइम विल टेल। बट अवैस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रांजिशन फेज है, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी यंग प्लेयर के लिए जब वो किसी टीम में आता है। आई लाइक द फैक्ट कि अगर आप स्पेनिश फुटबॉल को देखते रहें तो आपको वो प्रोसेस में बिलीव करना है। आप क्योंकि खुद आपका ताल्लुक है फुटबॉल से, तो ये आप इसको एकदम से रश नहीं कर सकते। इस प्रोसेस को प्लेयर बनने में टाइम लगता है। देखिए, हमारी एक चीज़ है, ऑब्वियसली ऐसा प्रोफेशनल फुटबॉल की अगर बात करूं तो अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली अगर फिटनेस लेवल के ऊपर आ जाएं, अगर प्रोफेशनल लेवल की बात हम करते हैं, हमारा एक थोड़ा सा मसला पाकिस्तान में स्पेसिफिक ये है कि हमारा जो बच्चा है वो जाके खेलता है 14-15 साल की उम्र में स्टार्ट करता है, एज़ कम्पेयर टू स्पेन की बात करूँ, इंग्लैंड की बात कर लूँ, जहाँ पर फुटबॉल एक पॉपुलर स्पोर्ट है, वहाँ पर वो 7 साल से स्टार्ट करते हैं उसकी अपना पूरी फिटनेस को देखना, उसका पूरा प्री प्लान अपना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक जब आप ऊपर जाते हो लेवल पे, आपको क्लब यहाँ तक के पे करना स्टार्ट करता है, प्रोफेशनलिज्म की तरफ आप जाते हो। दूसरा जो सबसे बड़ा एक इशू हमारे यहाँ पर ये रहता है, क्योंकि ना लीग्स का होना, जो एक स्ट्रक्चर्ड लीग होती है, मैं भी मुशर्रफ से बात कर रहा था, लीग्स का ना होना ऑब्वियसली फिर आपको वो पीछे बैकफुट पे धकेलता है। वैसे अगर मैं स्पेन की बात करूँ, सऊदीया की बात करूँ, रोनाल्डो स्पेसिफिकली करना चाहूँगा, उसका शोर बहुत ज़्यादा है। रॉयल प्रीमियर लीग की बात करें, जहाँ पर रॉयल सऊदियन प्रीमियर लीग के अंदर सारे मामलात हैं, बड़े से बड़ा प्लेयर आप उसको खींच रहे हो, लेकिन जब स्ट्रक्चर की बात आती है, बहुत सी चीज़ें जो उसके अगेंस्ट भी जाती हैं। रॉयल सुपर लीग की बात करो, बहुत से लोग उस पर बात करते हैं कि शायद पता नहीं कितना ज़्यादा प्रोलॉन्ग करेगी, नहीं करेगी आने वाले वक्तों के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा इस टूर्नामेंट की खुशी थी तुर्किया की स्पेसिफिकली। एक वो यंग टीम, ना ज़्यादा सीनियर, आप बड़ा सपोर्ट भी कर रहे थे तुर्किया को। देखिए, क्योंकि स्पेन की बात करूँ, ठीक है, स्पेन के पास वो पहले जो टॉरेस वगैरह जो एक लेजेंड्स होते थे वो नहीं है, लेकिन स्टिल तुर्किया की अगर बात करूँ, इन जितनी टीम्स के अंदर सबसे यंग टीम वो थी। स्टिल हारे, लेकिन 2-1 का भी गैप मैं कहता हूँ कि एक यंग टीम के लिए बहुत ज़बरदस्त रहा। भाई जीतते जीतते रह गए, इतने तो गोल नहीं हुए जितने येलो कार्ड और रेड कार्ड हो गया उस मैच में। वो इतना कोई इंटेंस मैच था तुर्की का कि मेरे ख्याल से आपको क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह की फुटबॉल तुर्की ने खेली है। बट बहुत सारे लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में सना ये कहते आ रहे हैं, एक ऐसा जब एथलीट दुनिया को नजर आता है, हर टूर्नामेंट के बाद कहा जाता है कि ये बस ही खत्म हो गया टूर्नामेंट, और वो फिर अगले टूर्नामेंट में आ जाते हैं। तो एज एन एथलीट हाउ डू यू प्रोलॉन्ग योरसेल्फ? आई थिंक जिस तरह के रोनाल्डो प्लेयर हैं, सबसे जो बेसिक चीज़ जो उनको अब तक खिला रही है वो उनकी फ़िटनेस है, एलीट फिटनेस। अगर आप देखें, और इसीलिए बड़ा ज़रूरी होता है, अभी हम बात करेंगे ऑब्वियसली कि जी लड़कियों की भी पे स्केल थोड़े बड़े हैं, बट एलीट लेवल पर आपके प्लेयर के पास सिवाय अपनी फ़िटनेस और अपनी स्किल को इम्प्रूव करने की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ऑब्वियसली फुटबॉलर्स का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी एथलीट के साथ, जिस तरह की पे स्केल उनके होते हैं तो उनके पास ऐसा गुंजाइश नहीं है। पर जिस तरह की मेसी और रोनाल्डो ने अपनी फ़िटनेस की, या फेडरर की हम बात करते थे, जिस तरह के उनका करियर, ये वो एथलीट्स हैं, कुछ नेचुरली भी गिफ्टेड होते हैं, बट ये लोग बहुत मेहनत करते हैं अपनी डाइट को लेके, अपनी फ़िटनेस रिजीम्स को लेके। अगर आप रोनाल्डो को फॉलो करें तो योगा वो करते हैं, पिलाटेस वो करते हैं, कोई ऐसी फिटनेस चीज़ नहीं है जो उनकी एक सिस्टम में शामिल है, साथ न्यूट्रिशन। तो आई थिंक ये बड़ी आउटस्टैंडिंग एक लफ्ज़ आप बार बार इस्तेमाल करती,
कोर स्ट्रेंथ आई थिंक है ही वहां पर रोनाल्डो बहुत के ज़्यादा पास। है, मतलब बहुत ही अमेजिंग उन्होंने अपने आप को कैरी किया है जिस तरीके से। और ऑब्वियसली फिर जब आपकी फिटनेस इतनी टॉप लेवल की होती है और स्किल भी एक एक्स्ट्रॉर्डनरी होती है, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो फिर ऑब्वियसली किसी भी टीम को ऐसे प्लेयर की ज़रूरत होती है। और फिर ये उस तरह के प्लेयर्स होते हैं जिनको आप कहते होते हैं कि दे एज लाइक वाइन, मतलब आप जितना जितना पुराना होता जाएगा उतना ज़बरदस्त वो प्लेयर बनता जाएगा। तो आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त इनकी अचीवमेंट है, इतना अर्सा खेलना। और इस तरह के टूर्नामेंट्स में अक्सर ऐसा होता है कि आपके जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर ही प्लान करके दूसरी टीम्स आती हैं। तो दोनों, हम बापे की भी बात कर रहे थे, इनकी भी बात करते हैं कि क्यों नहीं उनके स्कोर्स हो चुके हैं, क्योंकि मेजॉरिटी टीम्स का फोकस उनकी डिफेंस का फोकस, उनके थिंक टैंक का फोकस ये कि इनको अगर हम रोक लेते हैं तो बाकियों को आप आसानी से रोक लेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी पासेस उन्हीं के थ्रू आते हैं। तो आपकी बातों से आप अवैस को बड़ा खतरा डाल रही हैं, वो सोच रहे हैं अपनी मैनेजरियल ड्यूटीज के बारे में कि हाँ कि इतनी पिकी फुटबॉल के बारे में नॉलेज जो है वो डेंजरस हो सकती है अवैस के लिए। बट आई थिंक दैट इज दैट। बट अगर मैं आपसे पर्सनली इंग्लैंड के बारे में ज़रूर बात करना चाहता हूँ। जो इंग्लैंड स्विट्जरलैंड का मैच है which went to penalties, इस टूर्नामेंट से पहले भी ब्रिटिश मीडिया हैज़ बिन क्रेजी अबाउट साउथगेट। बहुत सारी चीज़ें कही गई। इससे पहले मुझे वो वक्त भी याद है जब एकदम से कहाँ लेकर गए और फिर जिस तरीके का क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। मुझे नहीं पता आगे रिजल्ट क्या होता है, बट इट वाज वेरी नेसेसरी फॉर इंग्लैंड टू एटलीस्ट क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत प्रेशर में थे इनिशियली। इंग्लैंड की वो गेम नहीं हो रही थी, एंजॉय नहीं कर रहे थे। जाहिर सी बात है, आप इतनी बड़ी लीग से प्लेयर्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो लास्ट गेम हुआ था उसमें कम बैक किया उन्होंने और बहुत अच्छा कम बैक हुआ उनका। तो अभी आपस की बात है, मुझे लगता है ये टीम फाइनल तक आएगी। अगर दोनों टीम इसको कंपेयर करें नेदरलैंड्स के साथ, तो यही है कि इंग्लैंड क्वालिफाई कर सकती है, ज़्यादा चांस है। उनके पास जो स्ट्राइकर्स हैं, ऑफ कोर्स आप डिफेंस की बात करें तो नेदरलैंड्स है, स्ट्राइकर्स की बात करें तो वो इंग्लैंड है। यानी आप स्पेन तो आपने कर दी हुई, आगे आप इंग्लैंड को देख रहे हैं। एग्जैक्टली यही है मेरा है, स्पेन और इंग्लैंड का फाइनल जो है ना। वो तो आपको याद हो क्रिकेट टीम जब बाहर हुई थी इंग्लैंड की, तो नीचे लिखा हुआ था, आई गेस फ्लिंटॉफ का था, किसका था, उन्होंने लिखा था कोई मसला नहीं, अभी फुटबॉल बाकी है, फुटबॉल बाकी है। तो दे हैव समथिंग टू लुक अप टू। हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए भी ऐसा एवेन्यू क्रिएट करें कि हम भी ऐसी बातें करें। मैं तो चाहता हूँ सीरियसली। लेकिन देखिए, मैं वही कहूँगा कि जब तक ये प्लेटफॉर्म से भी बात होती रही है, अहमद भाई, वन थिंग इज़ गुड दैट एटलीस्ट आपको एक बहुत बड़ा मैच पाकिस्तान को ग्रूम करने के लिए मिला। दैट्स सऊदीया की मैच की बात कर रहा हूँ। फिर ऊपर से मैनसीनी की बात करें, वहाँ से अगर एक आपको एक स्टेटमेंट मिल जाए कि पाकिस्तान टीम हैज़ बीन अ गुड वन, जो पिछला एक मैच खेले थे, डिफेंस आपके पास मौजूद है। जो एक मुबशिर भाई बात कर रहे थे गोल स्कोरिंग का है, स्पेसिफिकली आपके अटैकर्स की बात करूँ, उसमें कहीं ना कहीं आप लैक करते हो। बहुत टाइम हो गया, अगर एक मैच की बात करूँ, कम्बोडिया के खिलाफ के मैच के बाद आपने गोल नहीं देखा पाकिस्तान से। वो शायद एक ट्रिगर मूवमेंट भी होता है कि आपको उसको तोड़ना पड़ता है। आपको चांसेस बहुत मिले लेकिन आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, कल्टीवेट नहीं कर पाए, आपको ट्रिगर मूवमेंट तोड़ना पड़ता है। अल्लाह करे आने वाले वक्तों के अंदर आपका ट्रिगर मूवमेंट टूटे हो। लेकिन लीग जो सी है, दैट्स लिटरली इंपॉर्टेंट। जो स्टीफन भी बार बार बात करते हुए हैं कि अगर इफ़ यू वांट टू बिल्ड द पाकिस्तान फुटबॉल, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर फंक्शनल लीग हो। बिल्कुल जी, प्रॉपर फंक्शनिंग लीग होनी चाहिए। बट गेस्ट ने डिफाइन किया, मुबशिर इज ऑलरेडी कॉल्ड इट, तो वो तो स्पेन और इंग्लैंड का फाइनल करा रहे हैं। मैं भी एक्चुअली यही चाह रहा हूँ, बट थोड़ा सा है तो मेरे भाई, लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरे एंड पर हूँगा क्योंकि आई वांट टू सपोर्ट इंग्लैंड, आई वांट टू से इट्स कमिंग होम। बट खैर कुछ भी हो सकता है। बड़े जबरदस्त यूरोज में एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड टू स्पोर्ट्स 360। बुलंदबाला पहाड़, कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक, सब्ज़ाज़ार शजर, सहरा से समुंदर तक, कराची से खुंजराब तक, हर खित्ते की सकाफत का हुस्न बेमिसाल। ये है मेरा, आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। अवाम तक हसूल इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए मुल्क भर में जिले सतह पर कमेटी बराए मुफ्त कानूनी इमदाद कायम कर दी गई है। अपने फौजदारी, दीवानी या आइली मुकदमात में मुफ्त कानूनी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज
सरबराह जिले कमेटी बराए कानूनी इमदाद से राब्ता करें। जरूरतमंद साइलिन को वकील की फीस, तलबी नोटिस और कोर्ट फीस जैसे अखराजात से बिला तफरीक निजात हासिल होगी। खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को तरजीही बुनियाद पर मुफ्त कानूनी मदद फराहम की जाएगी। हसूले इंसाफ की फराहमी सब के लिए यकीनी। कानून और इंसाफ कमीशन, पाकिस्तान। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, सियासत और खिदमत, कौमी वहदत बेमिसाल, प्यार दर्दमंदी दरगुजर है मजहबी हम आहंगी बाकमाल, मुख्तलिफ सिकाफतों का हसी इम्तजाज, ये है मेरा आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। मॉनसून की आमद है। शहरियों से इल्तमास है कि बरसात का पानी जमा होने से मच्छरों की अफजाइश का खतरा बढ़ जाता है। अपने घर में मौजूद पुराने टायर्स, गमलों या फुआरे वगैरह में पानी जमा ना होने दें। बारिशों के मौसम में गैस्ट्रो जैसी वबा के तदारुक के लिए पीने का पानी उबाल कर इस्तेमाल करें और गैर मयारी खुराक से इज्तनाब करें। मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए मच्छर मार स्प्रे लाजमी करवाएं या मुतल्लिका महकमे को दरखास्त करें। एहतियात पछतावे से बेहतर है। मोहतात रहें, महफूज रहें। वफाकी हुकूमत के 100 दिन, तरक्की और खुशहाली की अलामत। हुकूमत ने मुख्तसर तरीन अरसा में सरमाएदारों और कारोबारी अफराद का वसी एतमाद हासिल कर लिया और मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हुई। स्टॉक मार्केट ने जून 2024 में तारीख रकम की जब 100 इंडेक्स 78,000 का संग मील अबूर कर गया। कारोबारी तरक्की इस बात का सबूत है कि मुल्क में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार और पॉलिसियां ताजिर दोस्त हैं। वफाकी हुकूमत, अवामी उमंगों की तर्जुमान। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। बात अब करेंगे क्रिकेट की और हमें प्रोग्राम में अब ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट हैं क्रिकेट पर, तज्जिया भी करेंगे और आई थिंक ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उन पर भी हम बात करेंगे। मलिक खुर्रम शहजाद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसा देख रहे हैं? माली बजट का भी ऐलान कर दिया गया है, एक बहुत बड़ी रकम है जिसको चैंपियंस ट्रॉफी के 3 वेन्यूज़ के लिए मुख्तस किया गया है। आप कैसे देख रहे हैं डेवलपमेंट्स को? नहीं, देखिए, नीड ऑफ टाइम थी। जिस तरह से अभी इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब 80 करोड़ रुपए की बजट जो है मुख्तस की है। स्पेशली देखें, आपको पता है कि अपकमिंग आपका ट्राई नेशन सीरीज़ भी है और सबसे बड़ी के आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी है और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान के अंदर आईसीसी का इवेंट हो रहा है। आफ्टर 2 डेकेड्स जो है ट्राई नेशन सीरीज़ हो रही है, एक अच्छा खुशाइन चीज़ भी है। और दूसरे एंड पे देखें कि जितने भी ग्राउंड्स हैं आपके अंदर उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है जिस तरह से अप टू द मार्क आज का जो लेटेस्ट स्टेडियम्स हैं उसमें है। आपने रिसेंटली इंडिया में भी देखा, हालांकि एक शहर के अंदर उनके 2-2 स्टेडियम्स हैं और वो भी आईसीसी की रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफ़िल करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि क्रिकेट का पैसा जो है क्रिकेट के ऊपर मुख्तस कर रहे हैं। और दूसरी खुशाइन चीज़ ये है कि इसके अंदर देखें 100 जो है आपके ग्राउंड्समैन वगैरह उनको केयर टेक जो है पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। आपको पता है कि जब एहसान मानी साहब थे उस दौर के अंदर जब डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई थी, रीजनल सिस्टम ख़त्म हुआ था, तो मोर दैन 253 जो ग्राउंड्समैन थे वो बेचारे बेरोज़गार हो गए थे।
और उसके अंदर 2-3 ऐसे थे जिनकी बेचारे को लेटर ऑन डेथ भी हो गई थी। तो ऐसी बात है फाइनेंशियल उस पर। और ये अच्छी खुशाइन चीज़ है कि क्रिकेट बोर्ड ने उनको बहाल भी किया है और ग्राउंड्स की जो देखभाल खुद भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो डोमेस्टिक पे काफ़ी ज़्यादा वो कर रहे हैं, स्पेशली देखें विमेन क्रिकेट पे काफ़ी ज़्यादा विमेन क्रिकेट को एम्पावर कर रहे हैं और विमेन क्रिकेट पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। और रिसेंटली जिस तरह से 85 जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे विमेन क्रिकेट को, उसको भी फर्दर उनकी जो है इन्हांस कर रहे हैं जितने भी स्टाइपेंड्स वगैरह है। तो एक खुशाइन चीज़ है। और देखिए विमेन क्रिकेट पे इन्वेस्ट होना चाहिए और आपको पता है मॉडर्न नीड ऑफ टाइम भी है। दुनिया क्रिकेट में देखें जितनी भी विमेन क्रिकेट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अच्छा कदम है ये। बिल्कुल सना, इसमें जो हमारी ख़वातीन क्रिकेटर्स हैं उनके लिए भी एक इंक्रीमेंट लगाया गया है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं। ये डेवलपमेंट बजट भी है, इस पर भी आप ज़रूर बात कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले जो हम बात करें कि वुमेंस क्रिकेटर के मुआवजे में जो इजाफा किया गया है कितना ज़रूरी था और कितने हद तक इसको हम अचीव कर पाएंगे? देखिए बहुत बड़ा इजाफा किया गया। इससे पहले हमने देखा था 10% 5% टाइप चीज़ होती थी, पर वुमेन क्रिकेटर्स को हम इतना पुअर पे करते हैं कि वो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा था। अब जो इन्होंने बजट अप्रूव किया उसमें तकरीबन ट्रिपल कर दी है सैलरीज और आई थिंक वहाँ पर आके आप इंटरनेशनल लेवल और डोमेस्टिक लेवल पे कुछ मैच कर सकते हैं। मेंस क्रिकेट से ऑब्वियसली अभी भी कोई कंपैरिजन नहीं है, ना हम अभी कर रहे हैं, होना चाहिए। इवेंचुअली आपके न्यूजीलैंड की लड़के लड़कियां सेम पे लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लड़के लड़कियां सेम पे लेते हैं, इंडिया में बहुत बेहतरी आ चुकी है, उनकी मैच फीस सेम हो चुकी है, इंडियन मेल और फीमेल की कॉन्ट्रैक्ट सेम नहीं हुए। पर पाकिस्तान में तो अभी कोई कंपैरिजन नहीं। मुझे एक्चुअल नंबर्स पता है पर क्या बंदा उसको बता सकता है कि आपके शायद एक जो प्लेयर है उसकी एक महीने की तनख्वाह सारी टीम के बराबर होगी। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था और आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा हमें क्रेडिट देना होगा चेयरमैन साहब को और बाकी भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। आई नो कि बहुत से लोग प्रेजेंटेशंस बना के और हेल्प करते हैं, तो आई थिंक ये एक अच्छा साइन है वुमेन्स क्रिकेट को सीरियसली लेने का। देखें बातें बड़ी होती हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, उनको आप टीवी पे बिठा लें, आप उनके बारे में बात कर लें, पर आप अगर इवन आप पहचान किसी की पहचान बनना एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी रिकग्निशन बन जाए। ठीक है, अब वुमेन क्रिकेट की विजिबिलिटी आ गई है, आप उनके इंटरव्यूज़ कर देते हैं, आप उनको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, पर खाली पहचान बनने से आपके बिल नहीं दिए जाते। आप अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छी इक्विपमेंट, अच्छी बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं जो जिससे आपकी क्रिकेट ऊपर जाती है, वो आप खाली जाएंगे ना और आपको कोई पहचानेगा तो वो फ्री में चीज़ नहीं देगा। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी कि प्लेयर्स का इस तरह का एक टेक केयर किया जाए कि वही हम बात जो करें कि उनका मेन काम जो हो वो अपनी स्किल के ऊपर हो और मेहनत करें। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इकदाम है और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम पीछे रह रहे हैं। हम बांग्लादेश से हारे हैं पिछले वर्ल्ड कप में, हम बारबाडोस की टीम से हारे हैं, हम ठीक है हमने ऑन एंड ऑफ एक दो अच्छी परफॉर्मेंसेस की। न्यूजीलैंड थे, हम बहुत खुश थे जी हम जीत गए, पर न्यूजीलैंड की ऑन द डिक्लाइन टीम में भी इंग्लैंड ने उनको क्लीन स्वीप कर दिया क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम कि वो वाली अब जो है स्टेबिलिटी नहीं रही है जो पहले एक ज़माने में होती थी। तो ये अभी अगर हम ना करते तो आई थिंक हम मज़ीद फॉल बैक कर जाते। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बजट भी है जिसमें खास तौर पर अभी तो 3 वेन्यूज़ हैं, लेकिन 12 अरब 80 करोड़ रुपए हैं। आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुझे इसमें ऑब्वियसली लगता है कि एक सिंपैथी ज़रूर होती है इस वक्त का जो पीसीबी के जो भी लोग हैं, बिकॉज ये चीज़ें बड़े पहले हो जानी चाहिए थी। चैम्पियंस ट्रॉफी आपके सर पे खड़ी है फरवरी मार्च में और आप अब जाके इन वेन्यूज़ को अपग्रेड कर रहे हैं। यही आपने साल 2 साल पहले किया होता तो अभी तक चीज़ें सेटल्ड होती हैं और आपको इससे बहुत कम खर्चे में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपको पता है इन्फ्लेशन तो ऊपर चली गई है, लेकिन जब आप कोई भी काम बहुत कम टाइम में करने की कोशिश करते हैं तो ऑलरेडी जो करने आएगा उसको भी पता है आप मजबूर हैं। सो एवरीथिंग विल गो अप द रूफ। तो आई थिंक अब करना तो है, हमारे नहीं है वेन्यूज़ अनफॉर्चुनेटली इस तरह के कि आप इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा केटर कर सकें उसको। ठीक है हमने PSL के मैचेस किए, सब कुछ था, बट चैम्पियंस ट्रॉफी इज़ अनदर लेवल। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी था और हमने देखा है ऑडियंस जो हमारी स्पेक्टेटर्स हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं होती, उनके लिए शेड्स नहीं होते, वॉशरूम्स ठीक नहीं है, तो बहुत सा कुछ ठीक होना बाकी है। तो आई होप कि ये जो पैसा इतना खुले दिल से अनाउंस हुआ है कि इतने ज़्यादा पैसे, आई होप कि ये लगे भी बिल्कुल रियलिस्टिक टर्म्स में वहाँ नजर आया। वैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो कैपेसिटी का आ जाता है, लेकिन बात वही है कि आप एक लिमिटेड हद तक अब ये इम्प्रूवमेंट्स करेंगे।
ख़ास तौर पर हम चलें पिंडी स्टेडियम की बात कर लेते हैं क्योंकि वो लोकल बन जाता है, तो आपके पास इतनी जगह ही नहीं, आप कितना एक्सपैंड करेंगे उसको। तो ये बात सना कि ठीक है कि अगर आप थोड़ा पहले प्लान करते तो शायद बेहतर होता, बट अभी भी आई थिंक ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है अगर हम इसको रियलिस्टिकली अचीव कर पाते हैं। अहमद भाई, ये बात तो ठीक है क्योंकि अगर आप थोड़े से अरसे में देखें तो आई गेस ये वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट्स आपकी जब बात करते हैं कि आप रीवैम्प कर रहे हो अपने स्टेडियम को, ठीक है स्लो एंड स्टडी आप कर तो रहे हो, लेकिन जब सना ने बात की ना 2-3 साल में, 2-3 साल नहीं मैं बहुत पीछे जाऊँगा, जब आप आइसोलेशन में रहे हो। मैं फिर आपको कंपेयर करूंगा साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका का फ़र्क क्या था, वो आइसोलेशन में पाकिस्तान से ज़्यादा रहा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अपनी डोमेस्टिक पे बहुत ज़्यादा काम किया। हमने अनफॉर्चुनेट अपने स्टेडियम्स को बंजर छोड़ दिया था कि बस ठीक है यार अब देखेंगे, पहले क्रिकेट बहाल हो जाए फिर उसके बाद देखेंगे कि हमने स्टेडियम्स को रिवैम्प करना नहीं करना। पिंडी स्टेडियम की बात कर लें जो क्योंकि वन ऑफ दी, अगर मैं क्राउड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वन ऑफ दी मोस्ट एंटरटेनिंग आपका पिंडी स्टेडियम। आप पिंडी के ना इसलिए खुश भी आप हो रहे हैं। नहीं, मैं तो इस्लामाबाद का हूं। अच्छा, मैं तो करीब ही है। इस्लामाबाद अभी स्टेडियम नहीं बन रहा, थोड़ा सा रुक जाए। बन रहा है वैसे, ये मैं बताऊंगा आपको, पिंडी बन रहा है। स्टेडियम की बात करें, सबसे एक अच्छी चीज है क्योंकि उसका व्यू पॉइंट बहुत जबरदस्त है। अगर मैं कंपेयर करूं कराची वगैरह, मैं खुश इसलिए हो रहा था, वैसे जानते हैं इस बात को कि ये भी स्टेडियम जाते रहते हैं कि वहां पर जो आपका प्लेयर टू फैन का पर्सपेक्टिव है वो बहुत करीब है। मैं वही कह रहा हूं जो आपका बेसिकली व्यू पॉइंट बड़ा जबरदस्त है उसका। क्लोज आप कराची की बात करें, कराची का सबसे बड़ा मसला है उसका व्यू पॉइंट इतना खास नहीं है। लाहौर की बात करें, यही कंप्लेंट्स फैंस को होती हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो इशू होता है जब आप एक सपोर्टिव एक रोल प्ले करते हो। अब एक खबर आ रही थी, आई डोंट नो उस पर कितनी सदाकत है कि ऑब्वियसली पीछे आपको होता है फूड स्ट्रीट, आप उसको तोड़ नहीं सकते, इस साइड पे भी आपको होता है घर वगैरह बने, आप उनको छेड़ नहीं सकते, तो कोशिश करें कि स्टैंड्स वगैरह को ज़्यादा ऊपर की हाइट पे थोड़ा सा करके उसको कुछ ना कुछ रिवैम्प करवाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा इशू आपकी जनरल पब्लिक का आता है कि जितना उनको चलना पड़ता है बेचारों को। आपको याद हो कि पार्क से आपने एंटर करना है एटलीस्ट 2 किलोमीटर का, तो कम से कम वो फासला जो कवर करते हैं, मरी रोड से एंट्रेंस बनाते हैं, एंट्रेंस है फैमिलीज के लिए ना कोई एज सच कुछ सपोर्टिव वहां पर कोई, या तो एक हो ना कि आपने कुछ बीच में एक्टिविटीज रखी हो कि चलो फैंस कुछ ना कुछ एंगेज रहते हैं, या आपने कोई सपोर्टिव वहां से कोई ट्रांसपोर्ट चलाई हो कि स्टेडियम के अंदर आके कहीं करीब उतारे, वहीं से उनको लीव ऑफ कर दे। ये चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। क्राउड तो आपको आता है क्योंकि क्राउड आपका साफ आता है, क्रिकेट को देखने आता है, लेकिन जितने मुश्किलात से वो अंदर आते हैं, बहुत सारे पार्किंग का बहुत बड़ा इशू, पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। फिर आपके पता है कि सबसे बड़ा इशू, जैसे सना ने बात की, आप अगर स्टेडियम के अंदर चले जाएं, आपका जो वॉशरूम्स हैं, उसके बाद जो खाने पीने के स्टैंड्स हैं, उनका सबसे बड़ा इशू है क्योंकि आप दूसरे स्टेडियम्स को कंपेयर करें, उनके प्रॉपर तरीके से हर चीज़ अपना मैनेजेबल है। टिकट के अंदर ही अपना फूड भी यहाँ तक कि वो सब्सिडाइज आपको दे देते हैं। 1000 चीज़ें आपको ये करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान में वापस ऐसी ही रीच होती रहे। खुरम, इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि सिर्फ आपने एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं इंप्रूव करनी, आपने मुस्तकबिल में वेन्यूज़ की तादाद भी बढ़ानी है। तो ऐसे कौन से वेन्यूज़ की हम निशानदेही कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक हमारे पास 4 इंटरनेशनल वेन्यूज़ बनेंगे अगर हम मुल्तान, कराची, लाहौर और पिंडी की बात कर लें। तो इसके अलावा हम किन जगहों पर जो ऐसी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करके बेहतर कर सकते हैं? देखिए, सबसे आपको पता है कि कैपिटल में देखिए नीड ऑफ टाइम है, यहाँ पे एक स्टेडियम होना चाहिए। और थोड़ा सा मैं पास में जाना चाहूँगा, यहाँ ऑलरेडी आपको पता है कि 35 एकड़ की अलॉटमेंट हुई थी शक्करपड़ियाँ साइड पे, तो वो उस तरह से कंप्लीट नहीं हो सका। फिर उसके बैकअप के तौर पे अभी जिस तरह से कहा जा रहा है कि D12 की साइड पे जो है वहाँ एक स्टेडियम के लिए अलॉट की गई जगह, तो उसके ऊपर थोड़ा स्लोली स्टडी जो काम चल रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली आपने देखे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर, कैपिटल के अंदर आपके बहुत ज़्यादा अच्छे होटल्स भी हैं, फैसिलिटी बहुत अच्छी है। फिर यहाँ के हवाले से जो आपने ICC जो रिक्वायरमेंट है, स्पेशली जब आप एयरपोर्ट की तरफ से ट्रैवल करके आते हैं तो इजीली आप आ सकते हैं। फिर आपने सराउंडिंग्स में देखा है, अब मार्गिला जो एवेन्यू है जो अब ईरान एवेन्यू के नाम से हो गया है, तो उसके सराउंडिंग्स में माउंटेन्स भी बहुत अच्छी हैं। जब इस्लामाबाद में डेवलप होगा तो वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेडियम आप कह सकते हैं। और जहाँ तक दूसरे आपने स्टेडियम्स की बात की, देखें उसके अंदर आपके वन ऑफ द बेस्ट जो है कदाफ़ी स्टेडियम है। एक उसकी अपनी तारीख है, उसके अंदर वर्ल्ड कप का फाइनल भी हुआ 96 का, और काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर हिस्ट्री भी है। फिर पिंडी स्टेडियम में, हालांकि पिंडी स्टेडियम में देखा जाए तो वहाँ की विकेट्स के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा कि बाउंसी विकेट्स होती हैं, वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त मैचेस होते हैं, खासकर इंटरटेनिंग क्रिकेट होती है। जिस तरह से आपने रिसेंटली PSL में भी देखा और दूसरे मैचेस में देखा, हाई स्कोरिंग होती है। अगर आप थोड़ा कराची की तरफ ट्रैवल करें तो देखिए वहाँ की थोड़ी डायनेमिक्स डिफरेंट है। हालांकि कराची के अंदर देखा जाए तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, सराउंडिंग के अंदर आप इजीली गाड़ी पार्क भी कर सकते हैं, जाकर ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि देखिए ये जो 2 स्टेडियम्स है, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहा हूँ, काफ़ी सारी कमेटीज़ में भी रहा हूँ, जब मैचेस वगैरह होते थे तो ये फूड स्ट्रीट की जहाँ तक मैं बात है तो इनका MOU साइन हुआ है। जब भी आपके इंटरनेशनल मैच होते हैं तो ये आपको खुद बंद करना पड़ता है। हाँ जी, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी रीजंस होती हैं और सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट वाले आते हैं, चीज़ें क्लियर करके जाते हैं और वो ज़रूरी भी है। और आपको पता है कि ICC के जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुल करनी होती है। जहाँ तक स्टेडियम की इन्हांसमेंट की बात है, देखें इसके अंदर कैपेसिटी इन्हांस हो सकती है, खासकर पिंडी के हवाले से। वो देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम है,
और जिस तरह से काफ़ी वार फुटिंग्स पे काम हो रहा है, स्पेशली आप पिंडी में लाहौर के अंदर देखें, हालांकि मैं तो डेली राब्ते में रहता हूँ, पूछता रहता हूँ अपडेट्स वगैरह, तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हो रहा है और एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो आपको अब ये अपग्रेड होने के बाद स्टेडियम्स नजर आएंगे। आपने खुद भी क्योंकि निशानदेही की, आप पीसीबी में रहे हैं, तो जब उस दौरान भी इन मीटिंग्स में ये डिस्कशन होती रही होगी, जाहिर बात है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, तो वो बॉटलनेक कहाँ पर आता है, हम कहाँ पे मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर फंसती है जिसको अब हम कह सकते हैं कि अब ये हल होते हुए नजर आ आप सबसे पहली चीज़ देखें ना, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर 2 डेकेड्स आपकी ट्राई नेशन सीरीज़ हो रही है। देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी जब श्रीलंका वाला वाक़या हुआ, उस वक्त भी हम वहाँ मौजूद थे, तो उसके बाद पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। आपको पता है सारी सीरीज़ जो है आपकी कभी इंग्लैंड में होती थी, कभी अबू धाबी होती थी, कभी दुबई होती थी, वहाँ ट्रैवल करके जाना पड़ता था। अब उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुई, जिस तरह से वर्ल्ड 11 आई, फिर PSL का फाइनल हुआ और वो एक सबसे ज़्यादा एक हैप्पी मोमेंट था, स्पेशली हमारे लिए भी था, हम खुद उस कमेटी में थे। और जिस तरह से वहाँ क्राउड आया था, जितना क्राउड आप बिलीव करें अंदर था, उतना क्राउड बाहर ही था। और देखें ICC का जो इवेंट है पाकिस्तान में 1996 के बाद हो रहा है। और देखें करंट आपके जो अभी सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब, तो उस कमेटी को हेड भी कर रहे थे जब ICC की कमेटी बनी थी। और जहाँ तक PSL की मैं बात कर रहा हूँ, व्हेन दैट टाइम शहबाज शरीफ साहब वाज चीफ मिनिस्टर, और इनकी मैं देखें स्पेशलिटी ज़रूर बताऊँ, वो जब भी विजिट करते थे ग्राउंड्स में आके, सबसे ज़्यादा उनका फोकस था देखें पब्लिक स्टैंड की तरफ और पब्लिक टॉयलेट्स की तरफ। ACs वगैरह भी आते थे, उनके साथ जाते थे और उनको कह के जाते थे कि ये आपने अकॉर्डिंग टू द जिस तरह से आपने VIPs को एंटरटेन हो रहे हैं, तो इस तरह से इनको एंटरटेन करना, ये इनकी बहुत ज़्यादा क्वालिटी थी। और काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट की तरफ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से CM पंजाब का भी इनिशिएटिव है, फिर राना मशहूद साहब जो हैं अभी रिसेंटली जिस तरह से इजलास हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा खासकर ग्राउंड्स के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से काम हो रहा है। बिल्कुल, और इजलास की बात क्योंकि अब छिड़ जाएगी, तो एक PCB में भी इजलास हो रहा है जहाँ पर बहुत से अहम फैसले मुतवक्के हैं और कहा यह गया है कि साबिक क्रिकेटर्स और गैरी कर्स्टन अब मुस्तकबिल का फ़ैसला करने लगे हैं। अब वो मुस्तकबिल की निशानदेही तो हो सकती है कि वो किस तरफ है, लेकिन इसमें बहुत से फैसले हैं ना, ख़ास तौर पर बाबर आजम का एक नाम चल रहा है, बार बार कप्तानी की बात की जा रही है। आगे मुस्तकबिल में लाहे अमल क्या होने लगा है, ख़ास तौर पर वाइट बॉल क्रिकेट का। जेसन गिलेस्पी की भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाहिजा फरमाई, उनका क्या प्लान था रेड बॉल क्रिकेट लेके, तो ये क्या किस तरफ डेवलपमेंट होता है, खासतौर पर जो फैसला किया गया कि कर्स्टन और साबिक क्रिकेटर्स ने करना है फैसला, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये उससे बेहतर है जो पहले एक मॉडल बना था कि जी सिलेक्टर्स फैसला करेंगे कि कौन कप्तान हो। जब हम वर्ल्ड कप पे जा रहे थे, मैंने तब भी निशानदेही की थी, मैंने उस वक्त इस बात को सपोर्ट किया था कि आपका चीफ सिलेक्टर कोई नहीं है, सबके वोट्स बराबर है। बिकॉज उसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई एक बंदा बहुत लीन हो गया है, एक तरफ लीन कर गया है, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। तो वो फैसला अच्छा था कि आपने पावर एक बंदे से लेके सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि सबके वोट की हैसियत उतनी रहेगी। तो 6 लोगों को करप्ट करना मुश्किल है, एक बंदे को अपनी तरफ करना आसान है। लेकिन उसी के बाद ये फैसला भी हुआ कि जी सिलेक्टर्स ही डिसाइड करेंगे कप्तान कौन है। तो जनरली देखें, जनरली पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैं ये नहीं कह रही कि इस दफ़ा ऐसा हुआ होगा, पर जनरली ये देखा जाता है सेलेक्टर्स या जनरली ऑफिशियल्स उन लोगों को पसंद करते हैं जो ज़्यादा आगे से बोलते नहीं हैं और वो यस सर कर देते हैं। बट अगर आपको अपने मुल्क के लिए सॉलिड फैसले लेने, स्ट्रॉन्ग फैसले लेने, तो उसमें कभी कभी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ चाहिए होती हैं लीडरशिप में, ताकि आप वो राइट डिसीजंस ले सकें कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग जिस वक्त बाबर आजम कप्तान थे, तो आमिर और इमाद को बड़ा स्ट्रॉन्गली बाहर किया गया, बट वो इसलिए स्ट्रॉन्गली उसको रोक नहीं पाए जब वो वापस कप्तान आए। तो आई थिंक ये फ़ैसला जब कोई क्रिकेट के साथ टाइम किसी चेयरमैन ने गुजारा होता है, तो ये चेयरमैन ख़ुद भी कर सकते हैं, पर क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी भी सर पे और बहुत से डिफरेंट एवेन्यूज़ खुले हुए हैं, तो मशावरत बुरी बात नहीं है कि आप एक्स क्रिकेटर्स से बैठें, बात करें और समझें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे ये लगता है कि ऑब्वियसली जो पिछले कोचेज़ भी रहे हैं, उनकी भी राय आप ले सकते हैं कि किसके अंदर लीडरशिप आपको नज़र आती है। हम तो बाहर से जब देखते हैं एज अ स्पेक्टेटर, तो हमने देखा है कि मोहम्मद रिजवान की एक डेफिनेटली नज़र आती है एक लीडरशिप एक्स्ट्रा। शाहीन को हमने बड़ा कम टाइम दिया, डोमेस्टिक में उनकी अच्छी कारकर्दगी थी, शादाब की इस्लामाबाद में अच्छी कारकर्दगी थी। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से लेके जाते हैं, पर कंसल्टेशन हमेशा अच्छी चीज़ होती है। आई थिंक उसको करके और फिर अब जो भी फैसला करे उसको कम से कम 2 से 3 साल चलने दें। But in a nutshell, do you see a change? I do think there should be a change and there might be a change. मुझे तो नज़र यही आता है, बिकॉज अब जितना क्रिटिसिज्म हो चुका है और जो चीज़ें हो चुकी हैं, और पहले भी बाबर 4 साल कप्तानी कर चुके हैं, तो
उनके लिए इनफ हो चुका है। अगर Canvas, आप हाँ जी। T20 के फॉर्मेट, वनडे में मेरे ख्याल से उनको कंटिन्यू करना चाहिए, पर T20 में आप देख सकते हैं किसी और को। वैसे फिटनेस टेस्ट भी हैं, सिर्फ बाबर का भी फैसला नहीं है, एक और भी हैं सिलेक्टर जो बड़ी तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं आजकल इंग्लैंड में। बट ये है कि बहुत, congratulations हाँ उनको यार। बिल्कुल बिल्कुल इंडिया मुबारकबाद को हमने उनको। शिकस्त दी है। हाँ, लोग अब कहना शुरू हो गए हैं कि उनकी तरफ भी नज़र दोबारा डालें। लेकिन ये सना ने आई थिंक पूरा डिफाइन कर दिया है कि क्या क्या फैसले मुतवक्के हो सकते हैं, क्या हम देखने जा रहे हैं। खासतौर पर मेरे ख्याल से आप भी एग्री करेंगे, गैरी कर्स्टन का बहुत ज़्यादा रोल होने लगा है इस तमाम मामले में। देखिए, हमें तो ये बात मैं करने लगा था। आपने जब आप बात करते हैं ना कि आप एक्स क्रिकेटर्स का, ऑब्वियसली क्योंकि पाकिस्तान को सर्व किया है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनका मशवरा बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पर। लेकिन आप फाइनल अथॉरिटी आप हेड कोच को देते हो, क्योंकि हेड कोच ने टीम को आगे लेके चलना है और वही जवाबदेह भी होगा आगे, अगर आप उसको लॉन्ग कैरी करना चाह रहे हो। अच्छी बात है जो ये इस सारे मामले में पता लग रहा है कि आप गैरी कर्स्टन के साथ लंबा चलना चाह रहे हो। वन ऑफ द बेस्ट कोचेज है दुनिया की, अगर बात करें बेस्ट माइंड है। मुझे याद है आपकी बात, कप्तान ने भी बात की थी कि वो ऐसे हाथ नहीं डालेंगे, उनको पता होगा टीम में कितना दमखम है, तभी उन्होंने पाकिस्तान टीम को लिया ऑन बोर्ड। बात जब करते हैं, अगर स्टिंग ऑपरेशन की बात करूं यहाँ पर, डोमेस्टिक का तो मैंने पहले ही कहा कि मैं चाहता हूँ कि डोमेस्टिक का स्टिंग ऑपरेशन बाकायदा तरीके से हो, कि कहाँ कितने मैचेस खेले जाते हैं, कितना लड़के की परफॉर्मेंस है, लड़का ऊपर क्यों नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा। लेकिन डोमेस्टिक के बाद जो ज़्यादा स्टिंग ऑपरेशन है वो फिर पाकिस्तान शाहीन्स का भी होता है। गिलेस्पी यहाँ पर मौजूद हैं, कल भी उन्होंने बात की कि पाकिस्तान टीम के साथ मैं एक्साइटेड हूँ, मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ पाकिस्तान शाहीन्स में से। अभी भी स्टिल मैं कहता हूँ कि 2-3 लड़के जो इसके होना चाहिए था हिस्सा, आमिर जमाल वगैरह को, उसका हिस्सा नहीं है पाकिस्तान शाहीन्स के। लेकिन अच्छी बात है कि आप ओवरऑल चीज़ों को यहाँ पर देख रहे हो, सीनियर अपना सीरियसली ले रहे हो। ये पूरा साल आपका इंटैक्ट है क्रिकेट से, आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर एशिया कप भी अगले साल T20 आपने खेलना है, तो बहुत ज़्यादा आपकी क्रिकेट आ रही है। रहा सवाल किसके झोली में अब कप्तानी जाती है। कप्तानी देखें एक प्रेशर गेम है, अगर तो जाती है, लेकिन जो मुझे अब तक जितनी भी सूरत हाल अब तक जो सुनते हुए आए हैं, ऑब्वियसली एक हमारे यहाँ बड़ा एक मसला है। मैंने कहा ना लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि रिपोर्ट आ रही है, अगले दिन रिपोर्ट की सारी खबरें बाहर आ जाती हैं, क्या है क्या नहीं है। कप्तानी की बात करें तो जो खबरें वहां से आ रही हैं वो यही है कि शायद बाबर आजम को चेंज किया जाए, नॉट कंफर्म, शायद उनको बाबर आजम को दो चीज़ें हैं। मैं खुद भी शायद समझता हूं कि बाबर आजम को अगर कप्तानी से उतारा जाता है तो शायद मेंटली तौर पर वो थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स हो जाए बैटिंग के अंदर। विराट कोहली इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल। आपको याद हो विराट को जब उतारा गया, लोगों ने कहा क्रिकेट कैरियर खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली ने अपने आप को पूरा क्वालिटी क्रिकेटर फिर बनाया, आपके सामने है। यहाँ तक बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक जो उनका कंप्लेन होती थी फील्ड के ऊपर, वो भी खत्म हो गया। मेरा इख्तिलाफ है आपसे यहाँ पर, वहाँ पर विराट कोहली नहीं तो रोहित शर्मा थे, यहाँ पर कौन है? सवाल तो ये देखिए यहाँ पर वो नहीं फिर वैसे देखिए अहमद भाई, यहाँ पर जब आपने क्वालिटी क्रिकेटर की बात की ना, दो चीज़ें हैं। शायद मैं उस चीज़ पे गलत हूँ, लेकिन जब आप बात करते हैं कि एक्स क्रिकेटर्स को ऑन बोर्ड आप लेते हैं या आप अपना कोच को लेते हैं, लेकिन एक थर्ड आई भी होती है। वो थर्ड आई बेसिकली क्या है, एक हेड कोच के साथ जब मैं काम कर रहा था, मुझे याद है उन्होंने एक बात की कि जिस वक्त पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा था, प्लेयर मुझे याद नहीं कौन सा इंजर्ड हुआ था, उन्होंने बात की थी हेडन से कि तुम्हें कौन सा प्लेयर ऐसा लग रहा है जो ज्यादा निक के अंदर है, तो उसने हारिस का सुगत दाम लिया था कि हारिस मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा निक में, जब सेमीफाइनल की बात बिल्कुल मुझे याद है, तो वो थर्ड आई थी। हेडन की बात करूं कि ही वाज इन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन देखिए बात, अब वो आप कह रहे हैं पीसीबी कर रहे हैं, तो एक है पीसीबी वाले साहब हैं एक, पर जितना अच्छा खुरम भाई लेफ्ट करते हैं ना, हाँ, पिछले साल को भी लेफ्ट किया है इन्होंने। नहीं वो इनके सारे लेफ्ट में नोट करता जा रहे हैं। एक ही दिन इनका भी ना योयो टेस्ट एक दिन ले आएंगे। इन स्विंगर मारेगा बताना प्लीज। नहीं वो हम करते ऐसे ही एकदम से योयो टेस्ट करा लेते हैं। योयो टेस्ट चलें डिफेंस करेंगे। देखिए हेडन थे, चले गए, मोर्नी मोकल एज अ बॉलिंग कोच आए, चले गए। आई थिंक सबसे ज़्यादा तो आज गैरी का फैसला हो जाएगा। अगर उनकी रिपोर्ट पर अमल होता है तो ठीक है, वरना गैरी क्या पता आगे क्या हो सकता है। लेकिन जिस तरह सना ने कहा, वैस ने भी कुछ चीज़ों की निशानदेही की, इस इजलास के अंदर हम क्या चीज़ की तवक्को रख सकते हैं? देखिए हार्ड्स डिसीजन होंगे और देखिए लेने भी पड़ेंगे। देखिए नीड ऑफ टाइम भी है, और जिस तरह से देखिए पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ है। देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड और दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं कि खासकर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, स्पेशली जब पाकिस्तान यूएसए से हारा, फिर उसके बाद इंडिया के साथ हारा, तो देखें एक काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग कॉल थी और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क थे। फिर उसके बाद आके जिस तरह से इजलास हुआ, चेयरमैन साहब ने यहाँ पे किया, उसके अंदर किया, और ये अभी डे बिफोर यस्टरडे जो इजलास हुआ है इसका गवर्निंग बोर्ड का 72वां, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की स्पेशल परफॉर्मेंस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने जो है रिजर्वेशंस दी हैं कि इसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। और खुशान चीज़ ये है कि देखें आज पाकिस्तान के अंदर मोर देन 106 जो है अजला के अंदर आपके
फ़िटनेस टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं और जिसके अंदर 2300 से ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं फ़िटनेस टेस्ट दे रहे हैं। अब ये जो है ग्रास रूट से एक इन्होंने इनिशिएटिव लिया, ये अच्छी चीज़ है। और आपको पता है कि जिस तरह से आपके फ़िटनेस टेस्ट के अंदर यूरो टेस्ट वगैरह आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आए, उससे पहले बीप टेस्ट वगैरह होते थे। फिर इस चीज़ होनी चाहिए थी कि कंट्रोल ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए, एम्पावर करना चाहिए। स्पेशल देखिए काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आपके ट्रेनर्स का रोल है। फिर स्पेशली देखें, आप मैं बार बार कहता हूँ बायो मैकेनिक्स के हवाले से इसको देखें इंडक्ट किया जाए, आपको वीडियो आने से। फिर आपके क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, वो आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ वगैरह पे बताते हैं। फिर इसके अलावा आपका न्यूट्रिशन प्लान है, फिर आपके फिजियो हैं जो आपको पूरा देते हैं। देखिए जब आप एनसीए के अंदर जाते हैं तो उस वक्त तक तो आप हर चीज़ को ओबे कर रहे होते हैं, डिसिप्लिन में भी रहते हैं। और जब आप ऑफ सीजन आते हैं तो उन चीज़ों को कंटिन्यू नहीं करते, लेकिन ऑफ सीजन में भी आपको उसी तरह से कंटिन्यू करना चाहिए, कल्चर बनाना पड़ेगा। आई थिंक ये बहुत जरूरी है। बट खुरम, अवैस और सना, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। आपने तमाम पैनल की भी बातें मुलाहिजा फरमाई हैं। मेरे ख्याल से ये इजलास में बहुत अहम फैसले हैं, थोड़े से तल्ख हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल जो है उसको मद्देनजर जरूर रखना है। आपसे कल मुलाकात होगी मेरी और तमाम टीम की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।